ऑलराइट, सो अभी है हमारे पास सेक्शन बी। सो सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज 17। सो 17 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है उन्होंने। तो कहते हैं फाइंड द टेंपरेचर एट व्हिच द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर मेड ऑफ द सिल्वर विल बी ट्वाइस इट्स रेजिस्टेंस ऑफ 220 degree Celsius. So take 20 degree Celsius as the reference temperature and temperature coefficient of the resistance of the silver wire at 20 degree Celsius is given by this much value. So बेटा हमें पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, that is R is equal to R naught times 1 plus alpha times T1 minus T naught. ये हमारा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। सो अभी इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर्मूला को क्या सॉल्व करते हैं। सो हमारे पास गिवन देखिए पहले क्या क्या है। गिवन में उन्होंने बोला है कि हमारे पास रेफरेंस टेम्परेचर किसको ले लो आप, 20 को। सो उन्होंने नॉर्मली क्या बोला है, ट्वाइस इट्स रेजिस्टेंस। सो मेरे पास जो R की वैल्यू होगी दैट इज 2 टाइम्स द रेफरेंस रेजिस्टेंस। सो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, दैट इज 2R नॉट इज इक्वल टू R नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 4 इंटू 10⁻³ और हमारे पास टेम्परेचर क्या दिया है, T1 हमने निकालना है, 20 टेम्परेचर हमें क्या है, रेफरेंस टेम्परेचर गिवन है। सो अभी देखिए R से साथ R नॉट कैंसिल, सो इसको सॉल्व करो। 1 इज इक्वल टू और 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 10⁻³ T1 माइनस 20। क्लियर। सो यहाँ पे हमारे पास 4 इंटू 10⁻³ टाइम्स T माइनस 20 आ गया, T1 माइनस 20 इज इक्वल टू 1 आ गया। सो अभी हमारे पास T1 माइनस 20 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10⁻³। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं सो दैट विल कम आउट टू बी T1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 10⁻³ माइनस ऑफ 20। तो हमारे पास कितना आएगा, दैट इज 1000 डिवाइड बाय 4। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 20। सो आंसर विल कम आउट टू बी लाइक 250 प्लस 20। सो हमारे पास टेम्परेचर कितना आया, 270 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सो इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज 270 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका इतना आंसर आता है सो आपका करेक्ट है क्वेश्चन। सो ऑलराइट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 18th क्वेश्चन। सो 18th क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट है। सो मोनोक्रोमेटिक लाइट को अगर हम देखते हैं, सो मोनोक्रोमेटिक लाइट में हमारे पास नॉर्मली फ्रीक्वेंसी गिवन है, सो पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। हमने फाइंड आउट क्या करनी है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। सो बेटा अगर हमारे पास इंटरफेरेंस है और इंटरफेरेंस मीडियम है, सो मेरे पास ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है। लेट्स सपोज दिस इज एयर, दिस इज ग्लास। क्लियर। सो बेटा जब हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्लेक्शन ऐसे होगी, रिफ्रैक्शन ऐसे होगी। सो जब हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी उसका मीडियम चेंज नहीं हुआ, बट जब हमारे पास रिफ्रैक्शन होगी उसका मीडियम चेंज होगा। सो सबसे पहले देखिए इसमें गिवन क्या क्या दिया था हमें। सो गिवन में हमारे पास सबसे पहले फ्रीक्वेंसी गिवन थी, दैट इज 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। क्लियर। हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, दैट इज 1.5 एज यू हैव सीन इन द क्वेश्चन। हमारे पास वेलोसिटी इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸, दैट इज फॉर रेफरेंस। क्लियर। सो हमने निकालना क्या है, लैम्डा फॉर रिफ्लेक्शन एंड लैम्डा फॉर रिफ्रैक्शन। ठीक है। सो मैंने इसको ऐसे शो कर दिया। तो बेटा हमारे पास म्यू का फॉर्मूला होता है, दैट इज C/V। सो इससे हम V का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दैट इज C/μ। तो इस जनरल फॉर्मूला को बेस मान के हम निकालते हैं वैल्यूज को। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास मीडियम दिया है, ठीक है, ग्लास ले लो या मीडियम ले लो, जो भी हमारे पास गिवन है। सो मीडियम के बेसिस पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास फॉर्मूला बनता है, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू C/μ। क्लियर। सो मीडियम की बात करें, हमारे पास मीडियम की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ और हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दिया है 1.5। सो Vm की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी ऑफ मीडियम। अभी हम रिफ्लेक्शन में निकालते हैं, रिफ्रैक्शन में निकालते हैं। तो रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या होगा, दैट इज 2 इंटू 10⁸, यही मीडियम की वेलोसिटी, डिवाइड बाय जो हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला लगाते हैं। सो हमारे पास गिवन क्या है, दैट इज म्यू। सो म्यू का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय म्यू की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। सो इसको सॉल्व करके हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आफ्टर रिफ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, दैट इज 4 इंटू 10⁻7 मीटर। क्लियर। सिमिलरली अगर हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, सो मेरे पास रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन में क्या आ जाएगा, दैट इज वेलोसिटी इन वैक्यूम टू द फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास कॉमन रहेगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होती, वो सोर्स पे डिपेंड करती है। सो 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻14। तो उसमें हमने कैसे सॉल्व किया, 2 इंटू 10⁸ से डिवाइड किया, इसमें 3 इंटू 10⁸ से। तो इसका आंसर आया 6 इंटू 10⁻7 मीटर्स, -7 मीटर्स। क्लियर। तो उसका ऊपर आया -7 मीटर्स, नीचे इसका आया। तो मेरे पास रिफ्लेक्शन में जो वैल्यू आएगी लैम्डा की, सो फॉर रिफ्लेक्शन that will be 6 into 10⁻⁻7 meter and for refraction it is 4 into 10⁻⁻7 meter. Got it? ओके बेटा। सो हमारे पास अभी है 18 का ए पार्ट किया हमने। सो अभी हमारे पास और वाला क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करेंगे। सो और वाले क्वेश्चन में उन्होंने बोला एक प्लानो कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 16 मीटर्स की, सेंटीमीटर की, और मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। सो कैलकुलेट करना है हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है। लेंस का कितना होगा। सो सबसे पहले देखिए हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला से एक फॉर्मूला आता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर। सो हमारे पास एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस होता है ऐसे।
तो सबसे पहला होता है प्लेन मिरर और प्लेन सरफेस होता है, देन हमारे पास कर्वी सरफेस होता है। सो उसमें हमारे पास देखिए जो प्लेन मिरर होगा, ठीक है। सो प्लेन मिरर के लिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज कैसे चेंज होगी। सो हमारे पास R1 के लिए हम R वैल्यू चूज करते हैं और R2 के लिए हमारे पास बेटा आएगी इन्फिनिटी वैल्यू। क्लियर। सो इसके लिए हमारे पास 1/f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.4 जो हमारे पास गिवन है -1 टाइम्स 1/r माइनस 1/infinity। क्लियर। सो हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू भी उन्होंने गिवन दी है 16, 1/16 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1/r। सो बेटा इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.4 मल्टीप्लाई बाय 16। सो r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6.4 सेंटीमीटर। क्लियर। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर 18th का डी ऑप्शन। ऑलराइट, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 19th क्वेश्चन। सो अभी 19th क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सो 19th क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे पहले देखिए उन्होंने ऑब्जेक्ट दिया 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर। उन्होंने पूछा है कि पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म कहाँ पे होगी और मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज क्या होगी। सो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले इसका गिवन लिखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है बेटा, दैट इज 40 सेंटीमीटर। सो उससे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अभी देखिए कॉनकेव मिरर है, सो कॉनकेव मिरर में साइन कन्वेंशन क्या आएगी, दैट इज -40/2 आ जाएगी, दैट इज -20 सेंटीमीटर विल बी द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। क्लियर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है आपको, ठीक है, दैट इज -30 सेंटीमीटर क्योंकि ऑब्जेक्ट की साइन कन्वेंशन होती है माइनस में। सो अभी हमारे पास सिंपल फॉर्मूला लगेगा, अभी मिरर है सो मिरर फॉर्मूला लगेगा 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो वैल्यूज लगा के इसको पुट करो। सो 1/v की वैल्यू हमने निकालनी है बेटा, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/f माइनस 1/u, सबसे पहले पार्ट की वैल्यू। सो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोकल लेंथ है हमारे पास -20 और u कितना है -30, सो दैट विल बिकम +30। क्लियर। सो इसको सॉल्व किए करते हैं, 60 हमारे पास एलसीएम आ गया, -3 + 2 एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आया -1/60। तो बेटा हमारे पास v की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज -60 सेंटीमीटर। क्लियर। ये आ गया हमारे पास इमेज कहाँ पे बनी। अभी उन्होंने पूछा मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज बताओ। सो बेटा सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, दिस इज फॉर फर्स्ट पार्ट, दिस इज फॉर सेकंड पार्ट। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है फॉर मिरर्स, दैट इज -v/u। सो हमारे पास v भी है u भी है। सो v कितना है -60 एंड u कितना है हमारे पास -30। तो u से u कैंसिल, सो हमारे पास -60/30। सो ये कितना आ गया 1 2। सो मैग्निफिकेशन विल बी -2 फॉर कॉनकेव मिरर। ऑलराइट, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20th। सो 20th में उन्होंने क्या पूछा था, 20th सेज कहते कंसीडर ए न्यूट्रॉन जिसका मास m है और काइनेटिक एनर्जी E है, और फोटोन कंसीडर करो जिसकी सेम एनर्जी है। क्लियर। सो उन्होंने पूछा है लैम्डा n और लैम्डा p की वैल्यू जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है फॉर न्यूट्रॉन्स एंड फोटोन्स रिस्पेक्टिवली, उनकी हमने रेशियो का एक्सप्रेशन बताना है। सो सबसे पहले देखिए बेटा हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। सो हमारे पास फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, दैट इज मोमेंटम। सो इसको ओपन करके लिखते हैं, दैट इज अंडर द रूट ऑफ 2m/k। क्लियर। सो हमारे पास पहले न्यूट्रॉन की वैल्यू देखते हैं, दैट इज h/अंडर द रूट ऑफ 2m ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी, एंड लैम्डा फॉर प्रोटॉन कितनी होगी, दैट इज h/अंडर द रूट ऑफ 2 मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। अभी बेटा उन्होंने क्या पूछा, लैम्डा n/λp निकालो। सो लैम्डा n/λp की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज h/अंडर द रूट ऑफ 2m/n/k डिवाइड बाय h/अंडर द रूट ऑफ 2m/pk। सो h के साथ h कैंसिल, एनर्जी उन्होंने बोला है सेम है, सो हमारे पास k के साथ k भी कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल। सो हमारे पास अभी बचा 1/अंडर द रूट ऑफ mn डिवाइड बाय 1/अंडर द रूट ऑफ mp। अभी उन्होंने क्या पूछा, न्यूट्रॉन का मास m है और फोटोन है हमारे पास, ठीक है। सो सेम एनर्जी है उन दोनों की। सो बेटा अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सो हमारे पास लैम्डा n/λp का रिलेशन क्या आएगा, दैट इज इसको रेसिप्रोकल कर दो। सो दैट इज अंडर द रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। फोटोन और न्यूट्रॉन का मास लगा के आप इसमें क्या वैल्यू पुट करके रिलेशन बिल्ड कर सकते हो लैम्डा n/λp, ठीक है। सो दिस इज फॉर द क्वेश्चन नंबर 20th। ऑलराइट, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21st। सो 21st क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। ओके, सो अभी है हमारे पास 21st क्वेश्चन। सो 21st क्वेश्चन को देखते हैं। उन्होंने बोला है कि प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट विद वोल्टेज फॉर द मटेरियल जर्मेनियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड on the graph mark the region where the resistance is negative, where the Ohm's law is obeyed। So सबसे पहले देखिए 21st क्वेश्चन का हम सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो ग्राफ बेसिकली सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास क्या बिल्ड होता है। तो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल है और यहाँ पे हमारे पास करंट है। सो ये ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर। तो इसमें हमारे पास ग्राफ की जो फॉर्मेशन होगी, दैट ग्राफ विल बी लाइक दिस। क्लियर। सो इसकी मैं मार्किंग कर देता हूँ, A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट, this is D point और this is E point। So this is a graph required for this question। सबसे पहले देखिए A पार्ट क्या बोला है कि रेजिस्टेंस नेगेटिव कहाँ पे होगी। So हमें पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, that is V is equal to IR। क्या होता है हमारे पास, V is equal to
आई आर। अभी v इज इक्वल टू आई आर के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे जैसे v और i है, इसमें मेरे पास r की वैल्यू क्या कौन सी आएगी, दैट इज v अपॉन i। सो दिस इज बेसिकली द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ ना। सो स्लोप ऑफ द ग्राफ अगर हम निकालते हैं, सो इसमें हमारे पास एक तो ओम्स लॉ है जो ओबे हो रहा है। कहाँ पे ओबे हो रहा है, बिकॉज ओम्स लॉ की ओबेइंग के लिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ का वी ग्राफ में होना जरूरी है। सो अगर आप ग्राफ को प्रॉपरली देखिए, तो हमारे पास जो बी से सी तक क्या कर्व जा रही है, सो बी से लेकर सी तक कर्व जा रही है, जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, ऑलमोस्ट। सो जिसके कारण अगर हम ए का आंसर लिखते हैं कि रेजिस्टेंस बी का ए का लिखते हैं, ऑलराइट। सो हमारे पास बेटा अभी है 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि ग्राफ शो करो वेरिएशन ऑफ करंट का विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज और गैलियम आर्सेनाइड के लिए। तो हमें पता है कि हमारे पास जो सेमी कंडक्टर का ग्राफ होता है, वीआई ग्राफ, वो कुछ ऐसे होता है, दैट इज वी, और आई होता है हमारे पास वाई एक्सिस में। सो इसमें जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, दैट ग्राफ विल बी लाइक दिस, क्लियर। तो इसकी मार्किंग के लिए ए, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ई पॉइंट मैं क्या मार्क कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ए पॉइंट का आंसर क्या आएगा। उन्होंने बोला कि रेजिस्टेंस कहाँ पे नेगेटिव होगी, रेजिस्टेंस कहाँ पे नेगेटिव होगी, जहाँ पे हमारे पास करंट की वैल्यू डाउन जाएगी और कम होगी, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे क्या स्लोप की वैल्यू कम होगी। सो रेडियस रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, स्लोप, दैट इज वी अपॉन आई। सो ये हमारे पास क्या होता है, स्लोप। सो जहाँ पे स्लोप की वैल्यू कम होगी, वहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस भी कम होगी। सो अगर आप ग्राफ से देखोगे, हमारे पास डी से लेके ई रीजन है, जो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव रेजिस्टेंस आएगी, नेगेटिव आर की वैल्यू आएगी। अगर हम बात करते हैं बी पॉइंट की और बी ऑप्शन की, सो उन्होंने पूछा है कि बी ऑप्शन में ओम्स लॉ कहाँ पे ओबे हो रहा है। सो ओम्स लॉ के लिए v इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i की कंडीशन को जस्टिफाई करना जरूरी है फॉर द वी ग्राफ। सो अभी अगर मैं बात करूं, मेरे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आता है, v अपॉन i। सो बेसिकली ये क्या है, स्लोप, क्लियर। सो स्लोप की वैल्यू हमारे पास कहाँ पे ज्यादा होगी। सो आप अगर a और b और c से देखते हैं, सो ये ऑलमोस्ट ग्राफ हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। सो इसके कारण हमारे पास जो रीजन जहाँ पे ओम्स लॉ ओबे हो रहा है, दैट इज फ्रॉम b टू c रीजन, ठीक है। सो बी टू सी रीजन में हमारे पास ओम्स लॉ क्या ओबे हो रहा है। सो नेगेटिव रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास ग्राफ का कौन सा रीजन है, दैट इज फ्रॉम डी टू ई, एंड फॉर ओबेइंग द ओम्स लॉ दैट इज फॉलोड बाय बी टू सी, क्लियर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11th। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, क्लियर। अभी 22 क्वेश्चन देखिए, ये कुछ हमारा एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, उससे मैच करता है। सो इसको हम समझते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बट है बड़ा सिंपल। सो देखिए, सो सबसे पहले उन्होंने एक क्यूब दिया है, ठीक है। हमारे पास एक एक्सिस है, इसको एक्सिस को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जी एक्सिस। सो यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब पड़ा है लाइक दिस इज अ क्यूब, ठीक है, ये क्यूब है। इस क्यूब की साइड हमारे पास कितनी गिवन है, 0.1 मीटर की, और ये फ्रॉम द ओरिजिन कितने डिस्टेंस पे पड़ा है, एग्जैक्टली 0.1 मीटर की। एक्स एक्सिस में बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 500 x i कैप। सो इस पे हम वेक्टर लगा देते हैं। तो हमारे पास x क्या है, x हमारे पास क्या है, x इज इन मीटर है। तो अभी हमने पहले क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स। सो बेटा हमारे पास देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में है, सो ये हमारे पास दो फेजेस है इसके। इन दोनों फेजेस को मैं थोड़ा सा लाइटली मार्किंग करता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला रीजन है, जो दिस वन, ठीक है, ये वाला रीजन है, जो ये रीजन में मेरे पास फ्लक्स होगी और इस रीजन में मेरे पास फ्लक्स होगी। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि दो रीजन्स हैं जहाँ पे मेरे पास क्या फ्लक्स आएगी। अभी इस फ्लक्स को देखिए, इसको मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। सो यहाँ पे फ्लक्स होगी और यहाँ पे फ्लक्स होगी, दो पोजीशन पे फ्लक्स होगी। सो इसको हम फॉर कन्वीनियंस सेपरेटली समझते हैं कि हमारे पास जो ये ओरिजिन के सामने वाला, इसको हम लेफ्ट साइड बोलते हैं, इसको हम राइट साइड बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो फ्लक्स आएगी, इसको हम phi1 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जो फ्लक्स आएगी, दैट विल बी डिनोटेड बाय phi2। सो हमने phi1 और phi2 की वैल्यू को निकालना है। सो सबसे पहले क्या phi1 की वैल्यू को निकालते हैं। सो बेटा हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज EA cos थीटा, EDS cos थीटा, जो भी आप ले सकते हो। सो जब हम लेफ्ट साइड की साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं, सो हमारे पास कितनी गिवन है, दैट इज 500, क्लियर। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 0.1 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि हमारे पास मीटर्स में है ना, तो इसको हम 0.1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा, सो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 0.1 सेंटीमीटर का। सो उसके बेसिस पे 10⁻² इंटू -1 कर दो। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सो दैट आंसर इज कम आउट टू बी -0.5 ऑफ फ्लक्स 1, क्लियर। सिमिलरली अगर मैं फ्लक्स 2 की वैल्यू निकालूं, सो फ्लक्स 2 कितनी होगी, दैट इज सेम फॉर्मूला EA cos। यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू जो लगाई है हमने, थीटा इज 180 डिग्री, बिकॉज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस में और हम फ्लक्स ले रहे हैं उसके ऑपोजिट एक्सिस में। तो इसके कारण हमारे पास थीटा की वैल्यू 180 है, जिसका वैल्यू कितनी आई हमारे पास -1। सो EA cos 0 डिग्री आ जाएगी फॉर phi2, बिकॉज उसी डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो इसको सॉल्व करते हैं, सो दैट इज कम आउट टू बी 500 मल्टीप्लाई बाय, अभी हमारे पास डिस्टेंस भी है, सो दैट विल बी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 1, सो phi2 विल कम आउट टू बी लाइक 1.0। अगर हमने टोटल फ्लक्स निकालनी है, सो बेटा टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी, phi1 प्लस phi2,
क्लियर। सो अगर मैं टोटल फ्लक्स को निकालूं φ1 प्लस φ2 करके, सो इसमें मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज माइनस ऑफ 0.5 प्लस 1, सो दैट इज कम आउट टू बी 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और अगर हम बात करते हैं चार्ज की, सो हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला कौन सा होता है, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो सिंपल, अगर आप q की वैल्यू निकालते हो 5 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट करके, सो हमारे पास फ्लक्स भी आ गया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता है, तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आएगा 4.425 into 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, सो ये हमारे पास 22 का आंसर। ऑलराइट, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये एक डेरिवेशन है, सो आपने की होगी। सो यो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट सा, थोड़ा बड़ा बड़ा करके दिखाई दे रहा है, सो इसके कारण ऐसे लग रहा है कि काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, बट ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सो उन्होंने पूछा है सबसे पहले करंट डेंसिटी क्या होती है। एज यू ऑल नो, करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, और हमारे पास I अपॉन A इज करंट डेंसिटी। अभी नेक्स्ट उन्होंने पूछा है स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। सो ऑब्वियसली दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्लियर, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E मेंटेन की है हमने मेटालिक और कंडक्टर के अक्रॉस। उन्होंने बोला इफ n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्टर एंड टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम। हमने शो करना है जो हमारे पास करंट डेंसिटी है वो J इज इक्वल टू अल्फा E के इक्वल है। अभी जो हमारे पास ये अल्फा लिखा है ना, अल्फा को मैं एक बार ही बता दूं, आपने नॉर्मली पढ़ा होगा, अल्फा बेसिकली यहाँ पे सिग्मा है। सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। सो ये हमारे पास नॉर्मली फॉर्मूला क्या बनता है, J इज इक्वल टू सिग्मा E। हमने इस फॉर्मूला को डेराइव करना है। सो बड़ा सिंपल है, जैसे J की वैल्यू I अपॉन A हमें पता है, और सिमिलरली हमारे पास I की वैल्यू क्या होती है, NEA VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, E कैपिटल E डिवाइड बाय m टाइम्स टॉ रिलैक्सेशन टाइम। अभी I की वैल्यू में इस वैल्यू को पुट कर दो, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज NEA मल्टीप्लाई बाय E कैपिटल E टॉ अपॉन m। सो मेरे पास करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज NE स्क्वायर EA टॉ अपॉन m। सो अगर मैं I के नीचे A ले जाऊं दूसरी तरफ से, सो दिस बिकम NE टॉ अपॉन m, दिस विल बी द फॉर्मूला। अभी इसको मैं थोड़ा सा सेपरेशन, अभी I अपॉन A की वैल्यू आपको पता है करंट डेंसिटी होती है, सो इसको मैं J पुट कर लेता हूँ, तो मेरे पास NE स्क्वायर टॉ अपॉन m आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं E के साथ। अभी एक चीज समझिएगा, हमारे पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज m अपॉन n E स्क्वायर टॉ। अभी ये एग्जैक्टली सेम वही चीज है बट रेसिप्रोकल में है, सो इसको मैं लिख सकता हूँ J इज इक्वल टू 1 अपॉन रो मल्टीप्लाई बाय E। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो रो होती है दैट इज रेजिस्टिविटी, ये किसका रेसिप्रोकल होती है, कंडक्टिविटी का। सो सिमिलरली अगर मेरे पास रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल आ जाए, सो ये डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा के, व्हिच इज नोन टू बी द कंडक्टिविटी। सो हमारे पास J इज इक्वल टू सिग्मा E will be derived as the question is asked for. Clear? इसके बाद बेटा हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर बी, जो और का ऑप्शन है। सो इसका भी मैं यहीं पे बता देता हूँ। उन्होंने पूछा है व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। सो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पता है 4 रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है, क्लियर, 4 रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन होता है। मैं इसको एक बार क्लियर करके इसी पे बता देता हूँ एक बारी। सो बी ऑप्शन भी देख लीजिए। सो बी ऑप्शन में हमारे पास क्या है, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपने नॉर्मली पढ़ा होगा, दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें हमारे पास 4 रेजिस्टर्स होते हैं, सेंटर में गैल्वेनोमीटर होता है, और इन टर्मिनल के साथ एक बैटरी स्टोर लगी होती है, और जिसके साथ की लगी होती है। तो इसमें हमारे पास P, Q, R और S। सो P और Q नोन रेजिस्टर्स होते हैं, R हमारे पास रियोस्टेट होता है, और S क्या होता है, अननोन शंट होता है। शंट इज ए स्मॉल रेजिस्टेंस, क्लियर। सो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताना है। सो आप इसकी डेरिवेशन सॉल्व कर सकते हो, जिसमें हमारे पास आता है P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S का फॉर्मूला, जिससे हम कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं बाय सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई, क्लियर। सो उसके बाद उन्होंने पूछा कि ऑब्टेन द नेसेसरी कंडीशन अंडर विच द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। अभी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए इसमें हमने क्या आंसर करना था पेपर में, कि जैसे हमारे पास ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज के सेंटर में गैल्वेनोमीटर लगा है। सो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, सपोज दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट एंड दिस इज D पॉइंट। सो हमारे पास इस व्हीटस्टोन ब्रिज को एक्टिवेट करने के लिए, उसके बैलेंस पॉइंट को अटेन करने के लिए हमारे पास पहली कंडीशन क्या होती है, कि हमारे पास VB की वैल्यू, जो पोटेंशियल एट B होगा, दैट शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल एट D। सो जिसके कारण सेकंड कंडीशन जनरेट होती है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट होता है वो 0 हो जाता है। सो दिस पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंसिंग कंडीशंस और व्हीटस्टोन ब्रिज, क्लियर। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 23. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24. सो 24th क्वेश्चन को समझते हैं। ये काफी लेंथी क्वेश्चन है बिकॉज उसके 3 पार्ट्स गिवन है। सो फॉर्मूलाज को याद करना बड़ा जरूरी है इन आंसर्स में। सो उन्होंने पूछा है कि एक प्रोटॉन है सॉरी, काइनेटिक एनर्जी उसकी इतनी है, मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंटर्स कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, जिसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 2 मिली टेस्ला। सो डायरेक्टेड ईस्टवर्ड। तो हमने कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ द फोटोन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द फोटोन
a proton and radius of the path traced by the proton. So हमें q by m की रेशियो गिवन है. So इसको मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूलाज को हमने क्या बेसिकली करना है. So हमारे पास बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है that is F physical to qvb. एंड यही मैग्नेटिक फोर्स के कारण एक बॉडी के सर्कुलर मोशन में क्या रोटेट करती है. सो हमारे पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी आएगा और ये दोनों फॉर्मूला को अगर मैं इक्वेट कर दूं शुरुआत में ही, सो दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r. सो v के साथ v कैंसिल. सो बेटा मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी mv अपॉन qb. सो दिस विल बी द रेडियस फॉर्मूला. सो आप इससे v की वैल्यू निकाल लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से r क्यूब b अपॉन m. क्लियर. सो इसमें अगर आप r की वैल्यू पुट कर दो जो हमें गिवन है, बेसिकली r की वैल्यू अगर हमारे पास है तो अगर हम देखते हैं उसको, ओके बेटा. सो अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24. तो 24 में सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है देखिए. गिवन में हमारे पास उन्होंने एनर्जी गिवन की है और उसके बाद उन्होंने बताया मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 2 मिली टेस्ला. सो डायरेक्टेड है ईस्टवर्ड. क्लियर. सो हमने स्पीड ऑफ प्रोटॉन निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालना है और रेडियस ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय द प्रोटॉन निकालना है. सो हमारे पास एक चीज गिवन है दैट इज q by m रेशियो फॉर इजी कैलकुलेशन. क्लियर. तो अभी इसको देखते हैं. सबसे पहले देखिए गिवन में हमारे पास है एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी है. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर. सो इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन है दैट इज 1.3384 into 10⁻⁻14 जूल्स. तो बेटा इसमें से आप क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास आपके पास नोन है, सो इससे आप v की वैल्यू निकाल सकते हो सिंपली. दैट इज v इज इक्वल टू 1.3384 into 10⁻⁻14 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन. तो इसकी वैल्यू अगर हम लगाते हैं 1.33, इसका आ जाएगा अंडर रूट. सो 1.3384 into 10⁻⁻14 into 2 divide by what is the mass of proton basically that is 1.67 into 10⁻⁻27. इसका सभी का आ जाएगा अंडर रूट. अगर आप इस अंडर रूट को सॉल्व करोगे तो हमारे पास v की वैल्यू आती है 4 into 10⁻6 मीटर पर सेकंड. सो दिस इज द स्पीड ऑफ प्रोटॉन. दिस इज क्वेश्चन नंबर ए. अभी b को सॉल्व करते हैं. b में उन्होंने पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन. तो हमारे पास बेटा मास का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन एंड फोर्स का फॉर्मूला होता है qvb. क्लियर. तो आप इन फॉर्मूला को इक्वेट कर दो. सो एक्सेलरेशन विल बी qvb डिवाइड बाय m. सो इसमें अगर आप चार्ज की वैल्यू v की वैल्यू b की वैल्यू m की वैल्यू लगा दो, सो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास अप्रोक्सीमेटली एक्सेलरेशन आएगी 7.66 into 10⁻11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट c पार्ट. c पार्ट में उन्होंने पूछा है रेडियस की वैल्यू. सो रेडियस का फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज mv अपॉन qb. तो इसमें अगर आप मास, वेलोसिटी, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करते हो तो हमारे पास आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 20.875 मीटर. सो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 21 मीटर के इक्वल क्या लिख सकते हो. क्लियर. सो आप इस वैल्यू को जरूर यूज करिएगा बिकॉज इसमें काफी लेंथी कैलकुलेशन आती है. सो आपको q by m रेशियो ऑफ प्रोटॉन ऑलरेडी गिवन है, सो इसके साथ आपकी कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी. क्लियर. सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 24. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 25. सो 25 क्वेश्चन में देखिए उन्होंने क्या पूछा दैट इज एवरेज पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला. क्लियर. हमने डेरिवेशन करनी है. सो मैं फुल डेरिवेशन तो नहीं करवाऊंगा बट आपको एक जनरल आइडिया जरूर बताऊंगा कि हमारे पास अगर गिवन है v इज इक्वल टू vm और मीन वैल्यू sin ओमेगा t. सो इसके यूज के साथ हमारे पास i की वैल्यू भी निकलती है दैट इज im sin ओमेगा t. सो उन्होंने पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला पूछा है, डेराइव करना है एक्सप्रेशन. सो एवरेज पावर का डेरिवेशन कितनी आती है दैट इज पावर इज इक्वल टू vrms irms cos phi. तो इसकी पूरी डेरिवेशन है, आपने पढ़ा होगा. सो उन्होंने लास्ट में पूछा है कि आल्सो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट. तो बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में हमारे पास क्या होता है XL इज इक्वल टू XC हो जाता है. दैट इज इंडक्टेंस की और इंडक्टर की इंडक्टेंस और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस. सो अगर हम रेजिस्टेंस ऑफर बाय इंडक्टर की वैल्यू को ओपन करें सो दैट बिकम L ओमेगा और XC की वैल्यू क्या 1/C ओमेगा. सो L इंडक्टर है, C कैपेसिटर है, ओमेगा ओमेगा क्या है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसीज. सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो दिस बिकम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC. तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√LC और ओमेगा की वैल्यू अगर आप ओपन करते हैं सो 2 पाई म्यू इज इक्वल टू 1/√LC. सो एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC. सो दिस इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. क्लियर. सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 25. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 26. अभी 26 क्वेश्चन देखिए. 26 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है. तो बेसिकली उन्होंने क्या पूछा है द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ऑब्टेन्ड कोरिलेटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक साइज ऑफ द सिस्टम दैट रेडिएट्स. गिव टू एग्जांपल्स टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. सबसे पहले उन्होंने बोला कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमने उसको कोरिलेट करना है कैरेक्टरिस्टिक साइज ऑफ द सिस्टम से जो रेडिएट कर रहा है. सो हमने 2 एग्जांपल्स बतानी है और उसको जस्टिफाई करना है. सो बेटा हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल इसमें आती है दैट इज रेडियो एंटीनास होते हैं. रेडियोस एंटीनास होते हैं. सो रेडियोस एंटीना आपने देखा होगा एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है E इक्वल टू h म्यू. सो E की वैल्यू कितनी आएगी hc अपॉन लैम्डा. सो जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज्यादा वेवलेंथ होगी. सो रेडियो वेव की एनर्जी कम होती है जिसके कारण ये दूर तक ट्रांसलेट हो जाते हैं. क्लियर. और इसी में क्या दूसरी एग्जांपल आप लिख सकते हो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी लिख लो. माइक्रोस्कोप ठीक है. सो इसमें भी हमारे पास क्या रेडिएशंस वेवलेंथ होती है, एनर्जी कम यूज करते हैं, वेवलेंथ दूर की
चीजें हमें क्या दिखाई देती हैं। अभी हमारे पास है बी ऑप्शन का पार्ट का आंसर देखिए। सो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ब्रॉडकास्ट यूज शॉर्ट वेव बैंड्स। क्यों यूज करते हैं? इसका मेन रीजन क्या है हमारे पास? बिकॉज जिनकी शॉर्ट वेव बैंड्स होते हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो काफी दूर तक रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, काफी दूर तक हमारे पास प्रोपेगेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई रेडियो ब्रॉडकास्ट हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में थ्रू सैटेलाइट्स किया हम कंपनसेट करते हैं उसको। ये था हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर हमारे पास क्या है? उन्होंने बोला कि ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप्स है जो बिल्ड ऑन द ग्राउंड बट द एक्सरे एस्ट्रोनॉमी is possible only from the satellite orbiting the earth. Why? बेटा इसका आंसर समझना, बी का सेकंड पार्ट। सो इसमें हमने क्या देखना है कि हमारे पास एक है ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स और दूसरी तरफ क्या है हमारे पास? ऑप्टिकल और रेडियो टेलीस्कोप्स। दूसरी तरफ है हमारे पास एक्सरे एस्ट्रोनॉमी। एक्सरे एस्ट्रोनॉमी। तो अभी जो एक्सरेज होती हैं, एक्सरेज हमारे पास बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाती हैं एटमॉस्फेयर के कारण, बट जो विजिबल, जो ऑप्टिकल और रेडियो टेलीस्कोप्स के थ्रू के हमारे पास रेडियो वेव्स आती हैं, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द अर्थ इवन। सो दैट्स व्हाई जो हमारे पास एक्सरे एस्ट्रोनॉमी होती है वो एब्जॉर्ब ना हो जाए, प्रॉपर्ली हमारे पास आउटपुट है, इसके कारण उसको कहां से फेंका जाता है और कहां से उसको क्या ऑब्जर्व करवाया जाता है? दैट इज फ्रॉम द सैटेलाइट। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 27। सो 27th क्वेश्चन में क्या है हमारा? Write the drawbacks of the Rutherford atomic model. How the Bohr removes them. तो सबसे पहले देखिए Rutherford ने हमारे 3 ड्रॉबैक्स बताई थी। पहला that is about the stability of the atom. सेकंड हमें उन्होंने बताया था कि स्पेक्ट्रल लाइंस के रिलेटेड, कि स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास बिगर एलिमेंट्स होते हैं उनकी नहीं बनती। और थर्ड वन क्या था हमारे पास? दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ, लिमिटेशन क्या थी इसकी? क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। अभी इनकी जो रेजोल्यूशन आई है हमारे पास, जो करेक्शन आई है, स्टेबिलिटी, उन्होंने हाउ बोहर रिमूव देम। सो स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने 2n² का फॉर्मूला लगा के हमें डिस्क्रीट ऑर्बिट के बारे में बता दिया, स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बता दिया, और क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का L इक्वल टू n टाइम्स h/2π का बोहर पोस्टुलेट दे दिया। अभी उन्होंने बोला कि शो दैट द डिफरेंट ऑर्बिट्स इन द बोहर एटम्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। सो बेटा हमारे पास एनर्जी का एक रिलेशन आता है, दैट इज -13.6 डिवाइडेड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो जो एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। सो n बेसिकली क्या है हमारे पास? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, अगर हम क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज करेंगे हमारे पास एनर्जी लेवल भी चेंज होगा। सो अगर मैं एक शेल की बात करूं, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, अगर इन तीनों शेल्स में एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, सो ऑब्वियसली ये शेल्स एक दूसरे से काफी दूर भी होंगे। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। क्लियर? सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर 27, दिस इज आंसर फॉर 27th क्वेश्चन। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। सो 28th क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है? स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। सो बेटा न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी सबसे पहले आप बता सकते हो इसका मास क्या होता है, इस पे चार्ज क्या होता है, चार्ज का बता सकते हो, और बता सकते हो कि इसका जो साइज होता है न्यूक्लियस का साइज कंपैरेटिवली हमारे पास एटम के साइज से काफी छोटा है। उसके पास उन्होंने पूछा है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मच मोर देन फॉर एन एटम। सो डेंसिटी के ओरिएंटेड यही वाला कारण बता सकते हो कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का साइज कंपैरेटिव टू एटम का साइज काफी छोटा है। क्लियर? बाद में उन्होंने पूछा है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या पूछा है? कहते हैं शो दैट द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर मैटर इज द सेम फॉर ऑल द न्यूक्लियाई। तो बेटा हमारे पास एक डेंसिटी का फॉर्मूला जनरेट होता है इस फॉर्मूला न्यूक्लियर मैटर में, दैट इज 3 टाइम्स m डिवाइड बाय 4πr0 का क्यूब। सो इस फॉर्मूला के बेसिस पे देखिए हमारे पास m मास ऑफ एटम, सेकंड r0 दैट इज रेडियस ऑफ एटम, ये कंपैरेटिवली हमारे पास कांस्टेंट रहते हैं। सो अगर ये कांस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट द एटम, सो हमारे पास डेंसिटी भी क्या रहेगी? हमेशा कांस्टेंट। सो इसके कारण डेंसिटी हमारे पास ऑल द न्यूक्लियस के लिए ऑलमोस्ट सेम होती है। Clear? So this is question number 28. So moving to next question. Okay, so question number 29. So अभी 29th हमारे पास question है, that is case based. Read the passage के बाद उसके questions के answers देने हैं हमने। So बड़ा question simple है, so ध्यान से देखिए। सबसे पहला question क्या है? डबल लेंस है हमारे पास, डबल कॉन्वेक्स लेंस है with each face having same radius of curvature r is made up of the glass. So simple देखिए हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला आता है। सबसे पहले मैं फर्स्ट का आंसर बता रहा हूँ, 1/f is equal to mu minus 1 times 1/r1 minus 1/r2। सो ये है हमारे पास। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि हमारे पास क्या डबल कॉन्वेक्स लेंस है। सो मेरे पास दोनों के कर्वेचर सेम है। सो अगर दोनों के कर्वेचर सेम है बेटा हमारे पास 1/f is equal to mu minus 1 times क्या आ जाएगा? दोनों के कर्वेचर अगर सेम है 1/r plus 1/r। क्लियर? क्योंकि हमारे पास r1 की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव r, सो r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? माइनस नेगेटिव r। ठीक है? जो प्लस होगी, सो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/f टाइम्स mu minus 1, ये कितना आ गया? दैट इज 2/r। तो हमें उन्होंने पूछा क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? सो 1/f इज द पावर। सो मेरे पास पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? दैट इज 2 टाइम्स mu minus 1 डिवाइड बाय r। सो दिस इज आवर आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस है। अभी डबल कॉन्वेक्स लेंस को हमने हैविंग द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर कट किया परपेंडिकुलरली कट करने का मतलब मेरे पास ये लेंस है बेटा, इसको हमने परपेंडिकुलरली कट कर दिया। इनिशियली इसकी पावर थी p, अभी कटिंग के बाद हमारे पास पावर आ गई p1 और p2। क्लियर? सो उन्होंने बोला था पावर ऑफ द वन पार्ट ऑफ द लेंस विल बी, सो हमारे पास बेटा p की वैल्यू कितनी आई, p1 प्लस p2। सो लेट्स सपोज इनको दोनों को इक्वली पार्ट में डिवाइड किया, दोनों की पावर सेम होगी, सो हमारे पास p डैश प्लस p डैश आ गई, तो मेरे पास p की वैल्यू 2 टाइम्स p डैश आ गई, तो अल्टीमेटली p डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज p/2। क्लियर? सो इसका ऑप्शन का आंसर कौन सा आएगा, दैट इज डी ऑप्शन। क्लियर? मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सो नेक्स्ट हमारा है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का आंसर क्या है, सो उन्होंने बोला कि अबव टू पार्ट्स आर केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर फॉलो, सो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बतानी है। तो अगर हमारे पास मैं लेट करता हूँ, जैसे चाहे मेरे पास ऐसे पड़ा है लेंस, चाहे मेरे पास लेंस पड़े ऐसे लाइक दिस, ठीक है। लेट्स सपोज इसकी बात करते हैं, इसकी भी पावर p डैश है, इसकी भी पावर p डैश है। जैसे क्वेश्चन में उन्होंने किया बोला है कि अबाउट टू पार्ट ऑफ इन केप्ट इन कांटेक्ट एज शोन इन द फिगर द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। सो हमने लेट की p1 क्योंकि दोनों का सेम साइज है, सो ऑलमोस्ट उनकी पावर क्या सेम दिखाई दे रही है। सो हमारे पास टोटल पावर कितनी आ जाएगी, p डैश प्लस p डैश। सो उन्होंने बोला कि सिंगल पार्ट की कितनी हो जाएगी, एग्जैक्टली p/2 अगेन। सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया, डबल कॉन्वेक्स लेंस है। अभी डबल कॉन्वेक्स लेंस है फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इसको हमने हॉरिजॉन्टली काटा और बाद में इसको एक लगा दिया यहाँ पे, एक लगा दिया यहाँ पे। क्लियर? तो मेरे पास इसकी p1 वैल्यू और p2 वैल्यू आई। सपोज करो मैंने हाफ ऑफ कर दिया दोनों की पावर। क्लियर? सो अभी मैंने टोटल करना है इसको। तो मेरे पास p डैश कितना आ जाएगा, दैट इज p1 प्लस p2। अभी दोनों की पावर बेटा होगी सेम। सो लेट्स सपोज मैं बात करता हूँ, दोनों की पावर मैंने p लगा दी, सो मेरे पास p डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज p प्लस p। सो अल्टीमेटली p डैश की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 2 टाइम्स p। सो नई पावर कितनी आ जाएगी, दैट इज 2 टाइम्स p। सो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ऑलराइट, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास बी ऑप्शन। देखते हैं पहले। सो हमारे पास बी ऑप्शन है, बी क्वेश्चन है। और के बाद उन्होंने पूछा टू कॉन्वेक्स लेंसेज है जिनकी फोकल लेंथ है, फर्स्ट की फोकल लेंथ है सपोज करो 60 सेंटीमीटर गिवन है और f2 कंसीडर करते हैं हम 20 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला कोएक्सियली पड़े हैं। कोएक्सियली का मतलब क्या होता है, एक लेंस यहाँ पर है और एक लेंस इसके साथ बिल्कुल टच कर रहा है, ऐसे कोएक्सियली। कहते हैं इन कांटेक्ट विद ईच अदर द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसको बड़ा सिंपल है, इसकी पावर कितनी होगी p1, इसकी पावर होगी p2। सो हमारे पास टोटल 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। क्लियर? सो हमारे पास 1/f कितनी आ जाएगी, अभी 1/60 प्लस 1/20। सो बेटा एलसीएम कितना आ गया 60। सो एलसीएम 1 प्लस 3, सो 1/f इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, दैट इज 4/60। क्लियर? सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 2 के टेबल पे 2/30 और 1/50। क्लियर? सो 1/f हमारे पास कितनी आ गई, 1/15। सो 1/f क्या होती है, पावर। सो हमारे पास रिस्पेक्टिव पावर कितनी आ जाएगी, 1/15 डायोप्टर। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।